वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें चैप्टर 6 को देखना है, ज्योग्राफी के पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के जो स्थल रूप होते हैं उनका निर्माण पृथ्वी के अंदर लगातार गति होने के कारण होता है। अब आप सोच रहे हो कि पृथ्वी तो पहले भी दो गतियाँ करती थी, है ना। कौन कौन सी? एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन, यानी कि अक्ष पे भी गति करती थी, और दूसरा यह सन के चारों ओर गति करती है ना। लेकिन ये जो गति हो रही है ये जो अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि ये खुद पृथ्वी के अंदर, यानी कि एक है जो पृथ्वी है इसके स्थल के ऊपर और दूसरा है इसके अंदर, ये गति की बात कर रहे हैं हम। तो समझ गए। तो ये जो गति है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाहरी, यानी कि बाह्य। आंतरिक गति के कारण पर्वतों, घाटियों एवं ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। कैसे, वो सब देखेंगे अभी हम। दूसरा है बाह्य, इसके कारण अपर्दन और निक्षेपण का कार्य होता है। बात करें स्थल रूपों को तो इसे ढालों एवं ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान। आप इसे देखिए, ये पृथ्वी है हमारा, तो आपने पूरे पृथ्वी को तो देखा होगा इस प्रकार से, लेकिन इसके अंदर भी कई लेयर हैं और इन लेयर के कारण ही ये गतियाँ करती है। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये पतला सा, सबसे पतला ये होता है, ये है क्रस्ट। दूसरा है मेंटल, ये वाली, ये जो है अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, और इसके बीच ये जो बाद आते हैं वो कौन सा था? कोर। ये भी अपर और लोअर में होता है, और सबसे अंत में होता है ये इनर कोर। इसे हम बाद में और भी डिटेल से देखेंगे। तो आप समझ गए, पृथ्वी के अंदर भी चार लेयर होते हैं, और ये ठोस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, और सबसे ये जो होता है वो भी सॉलिड होता है। तो आप समझ गए, ये जो सॉलिड लिक्विड के कारण इसमें गतियाँ उत्पन्न होती रहती है, और इन्हीं गतियों के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर स्थल रूपों का निर्माण होते रहता है। स्थल रूप का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब क्या स्थल रूप का एक भाग है। अब देखिए ये तस्वीर, आप देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे होंगे ब्लू वाली, ये क्या है? ये संवहन धारा है। ये पृथ्वी में जो तापमान बढ़ता है उस कारण से ये धारा उत्पन्न होती है। इनकी पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तापमान पाए जाते हैं उस कारण से ये धाराओं का निर्माण होता है। अब ये देखिए, इस लाइन को देखेंगे तो इस प्रकार से उठ रही है, और एक इस तरफ जा रही है, और दूसरी जो है इस तरफ जाती है, इस तरह से, और यहाँ से इस प्रकार से नीचे। तो होता क्या है कि ये इस तरफ गई और ये इस प्रकार से, तो ये क्या होता है? ये प्लेट टेक्टोनिक, यानी जो प्लेट है ये प्लेटों को अलग करती है, और यहाँ से ये लावा निकलते हैं और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आप देखे होंगे ये भी इस दिशा में आ रही है और ये भी इस दिशा में आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है, अगर जो भारी है वो नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये भी एक स्थल रूप का भाग है। ये सब होता है, ये जो संवहन, ये जो धाराएं चलती है अंदर, इस कारण से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी है फॉर्मेशन बना हुआ। आप यहाँ पे देखिए, ये अगर वो भारी वाला प्लेट है वो अगर छेपित होगा इस प्रकार से, तो ये जो है ऊपर की ओर उठेगा और इस पर्वत की हाइट भी बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि हिमालय के साथ होता है। क्योंकि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट के अंदर वो छेपित हो रहा है। मान लीजिए ये है हमारा इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियाई प्लेट, तो इसके अंदर छेपित हो रहा है, और ये माउंटेन जो है हिमालय माउंटेन, इसकी हाइट आज भी बढ़ती चली जा रही है। तो आप समझ गए, इन स्थल रूपों का निर्माण किस कारण होता है? ये संवहनीय धारा के कारण होता है। ये जो संवहनीय धारा आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस प्रकार से एक इधर आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है। यहाँ पर दूसरा है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन, जैसे कि नदियाँ जो आती है वो काट कर, ये देखिए मिट्टी को ले गई, तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर इसे अपर्दित कर देगी। या फिर इस घाटी को देखिए, ये जो है इस प्रकार से ये पूरे पर्वत क्षेत्र को काट करके इस प्रकार से नदी बहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकार से अपर्दन हुआ। लेकिन ये जो यहाँ से काट कर ले गई, यानी कि यार जो ये मिट्टी है या फिर ये जो यहाँ पर कंकड़ पत्थर जो कटेंगे वो कहीं ना कहीं तो जाकर के रखे जाएंगे ना नदी के द्वारा, वो समुद्र के पास या फिर जहाँ पर जो मैदानी इलाका आएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, ये निक्षेपण होता है। तो जहाँ पर निक्षेपित होता है वहाँ भी कुछ ना कुछ स्थल रूप का निर्माण होता है। तो आप समझ गए स्थल रूप किस प्रकार से बन रहे हैं। नेक्स्ट है पर्वत से। तो पर्वत से पहले हम जानते हैं पहाड़ी। तो पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। लेकिन अगर हम बात करें पर्वत की, पहाड़ी तो आपने समझ लिया, मान लीजिए प्लेन है और इसके आसपास किस प्रकार से ऐसे उठी भूमि है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी पहाड़ी।
लेकिन अगर पर्वत की बात करें तो यह 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली होती है। तो आप समझ गए पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। पहाड़ी इसकी ढाल कम होगी और ये जो हाइट होगी इसकी 600 मीटर से अधिक अगर हो जाएगी, मान लीजिए ये है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से उठ गई तो ये 600 मीटर से अधिक है, तो इसे हम कहेंगे पर्वत या पहाड़। ये जो पर्वत है वो पृथ्वी सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि ये जो पृथ्वी है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर से कोई पर्वत को ला दिया और रख दिया, ये नहीं है। दरअसल ये जो है जो पृथ्वी है उसी का ये उठा हुआ भाग है इस प्रकार से। तो समझ गया कि ये प्राकृतिक ऊंचाई क्यों कह रहा है। दूसरा, पर्वत का शिखर छोटा, यानी कि इस प्रकार से यह छोटा होता और आधार चौड़ा, यानी कि ये जो बेस है वो क्या है, चौड़ा है। कुछ पर्वत समूह समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। कई सारे जो पर्वत समूह छोटे छोटे वो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, जो समुद्र सतह से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसके अलावा पर्वतों पर कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ पर कृषि भूमि का अभाव होता है, और कृषि भूमि का अभाव है मतलब कि मानव जो होता है वो यहाँ पर निवास नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए आप, ये है पहाड़ी और ये है पर्वत। अब देखिए ये पहाड़ी यानी कि हिल जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के आपने देखा होगा, इस प्रकार के जैसे कि कुल्लू। इसके अलावा नैनीताल, कई सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं, तो इसे माउंटेन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम, हिल। इसलिए आप सुनते हैं इसे हिल स्टेशन कहा जाता है। लेकिन आप इसे देखिएगा हिमालय क्षेत्र या फिर एवरेस्ट को, तो ये क्या है, ये माउंटेन है, तो इसकी हाइट 600 मीटर से अधिक होती है। कई कई किताबों में आपको 1000 मीटर भी मिलता होगा, लेकिन आपको NCERT की बात माननी होगी, 600 मीटर होते हैं। याद रखिएगा 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो उत्कट भाव ये जो भूमि होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, ये माउंटेन कहलाएंगे। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होती है जिसे श्रृंखला कहा जाता है, जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला। आप ये देखिए, ये यहाँ से ये दक्षिण अमेरिका जो है ये पूरे महाद्वीप पर ये फैला हुआ है, इसके पश्चिमी तट पर। तो एंडीज जो है विश्व का सबसे बड़ा जो ये जो श्रृंखला है किसका, पर्वत श्रृंखला का, क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है। इसी प्रकार से दूसरा आप देखेंगे आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ये देखिए यह भी यूरोप में लगभग फैला हुआ है। आप ये देखिए ये इटली वाले क्षेत्र, यह नीचे तक आता है ये, और यहाँ टर्की वगैरह क्षेत्र तक भी जा रहा है आल्प्स पर्वत। तो आप समझ गए। इसी प्रकार से भारत को देखेंगे, यानी कि हिमालय को, भारत की नहीं, तो यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ देखिए किरतर पहाड़ी, इस सब इसका ही भाग है। और ये कहाँ तक आ रही है, हिमालय रेंज। आप देखिए ये अराकोम योमा यानी कि म्यांमार, यहाँ तक ये इस प्रकार से रेंज में फैली हुई है। तो हिमालय का कहाँ है, समझ गए आप, ये पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। पर्वतों के प्रकार को देखें तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला है वलित, दूसरा है भ्रंशोत पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी। वलित पर्वत, इसका निर्माण पृथ्वी के सतह में संकुचन के कारण होता है। जैसा कि आपको तस्वीर दिखाया, ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, इसमें संकुचन के कारण क्या होता है कि ये जो भारी वाला प्लेट है वो नीचे छेपित होता है और ये ऊपर की ओर उठता है, और इस प्रकार से ये जो होता है वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हिमालय तथा आल्प्स पर्वत, इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है एवं शिखर जो है शंक्वाकार है। इसी प्रकार से अरावली पर्वत भी वलित पर्वत, और जो अरावली पर्वत है यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है। लेकिन इसकी हाइट अपर्दन के कारण, यानी कि वायु इस प्रकार से यहाँ पर चलती है, इस कारण से इसका जो ऊपरी वाला भाग है वो क्या घिसते चला गया और लाखों करोड़ वर्ष में आज काफ़ी छोटी हो गई है। इसी प्रकार से अमेरिका में आपलेशन पर्वत है जो कि पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है। आप यहाँ पे देखिए यह है ना वलित पर्वत, इस प्रकार से, इसको हम बाद में देखेंगे, इस सब के प्रकार होते हैं अलग अलग से। लेकिन फिलहाल आप इसे देख सकते हैं वलित पर्वत किस प्रकार से मुड़ते हैं, इस प्रकार से, है ना। दूसरा है भ्रंशोत्व पर्वत। जब पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जब टूट जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, तब इन भ्रंशोत्व जो पर्वत होता है उनका निर्माण होता है। ये जो मान लीजिए कि ये जो पूरा क्षेत्र था ये पहले इस प्रकार से समतल था, लेकिन पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो क्रिया होते रहते हैं उस कारण से इनमें फॉल्ट आ जाते हैं, और ये कुछ क्षेत्र जो दबाव के कारण वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, और जिस कारण से इन भ्रंशोत्व पर्वतों का निर्माण होता है। ये जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं, हॉर्स्ट, और जो नीचे वाले ग्राबेन कहते हैं, है ना।
इस प्रकार के पर्वत आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र, विंध्याचल यानी कि मध्य भारत में आपको इस प्रकार के पर्वत पाए जाएंगे। ये भ्रंशोद पर्वत, इनसे नदियाँ भी होकर गुजरती है, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, इससे होकर गुजरती है ना, आपको पढ़ा होगा आपने। ये जो ऊपर उठे भाग को आप समझिए क्या कहा जाता है? हॉस्ट, और नीचे वाले भाग को ग्रावेन यानी कि द्रोणिका। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, यह पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है, जैसे कि अफ्रीका का किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। कैसे बनते हैं? मान लीजिए इसी क्षेत्र को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो ये जो छेपित हुआ यहाँ पर प्लेट इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये छेपित हुआ और यहाँ पर अंदर जाया। इसके बाद इसमें जो तापमान होती है, ये जो संवहनी धारा चलती है पृथ्वी के अंदर, इसे काफ़ी गर्म कर देती है, जिस कारण से यहाँ पर मान लीजिए ये जो संवहनी धारा इस प्रकार से चलती है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर फॉल्ट बन जाता है। बनने के कारण क्या होता है कि ये जो प्लेट अधिक तापमान जो अंदर ये जो समा रहा है, ये अधिक तापमान के कारण ये मैग्मा के रूप में धारण कर लेती है और ये जो होता है तरल रूप धारण कर लेती है, और ये जब यहाँ फॉल्ट दिखता है तो उसे ये इस प्रकार से निकलती है और क्या निर्माण करती है? ये ज्वालामुखी। तो आप समझ गए ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद जानते हैं पठारों के बारे में। यह जो है अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठा हुआ तथा इसकी जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान होती है, यानी कि जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये बेंच या फिर ये जो आपने टेबल देखा होगा उस प्रकार से होती है। ये इसके एक या अधिक किनारे हो सकते हैं, आप देख सकते हैं एक किनारा, इसके अलावा ये दूसरा किनारा। इसकी ऊंचाई 100 से लेकर के 1000 मीटर तक हो सकती है, जैसे कि तिब्बत का पठार जो है 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच पाया जाता है। भारत में आप देखते होंगे ये जो पठार है, यानी कि जो दक्कन का पठार, यह पुराने पठारों में से एक है। चूँकि इसकी ढाल खड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण ये जो होता है आदर्श स्थिति मिलती है, यानी कि यहाँ पर जलप्रपात बनना काफ़ी आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये है हुंड्रू जलप्रपात। ये कहाँ पे है? यह जो है छोटा नागपुर पठार पे है, स्वर्णरेखा नदी पर। और ये कहाँ पे है? ये जोग जलप्रपात, यह कर्नाटक में है और ये झारखंड में। इसका नाम है हुंड्रू और ये है जोग। तीसरा और अंत में पढ़ेंगे मैदान के बारे में। मैदान से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप मैदान में ही रहते हैं ना। तो ये जो है यह सामान्यतः समुद्र तल 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, यानी कि इनकी हाइट समुद्र जो लेवल होती है उससे 200 मीटर से अधिक नहीं होती है, और इन्हें कहते हैं हम मैदान। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।